बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बेटा प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन को हम लोग डिफाइन करते हैं क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद ईच अदर। और बेटा एक्यूरेसी क्या होती है? क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। चलें अब इन्हें समझते हैं। बेटा जरा देखिए ना, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो टीचर स्टूडेंट को कहते हैं कि बेटा ये एक्सपेरिमेंट आपने एक दफा नहीं करना, कम से कम 3 दफा करना है। अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा। बेटा 3 दफा एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? एक दफा करेंगे तो उसमें एरर आ सकता है। 3 दफा जब करेंगे ना, तो एरर का जो खदशा है वो खत्म हो जाता है, यानी एरर की हम लोग कहते हैं डायल्यूशन हो गई या एरर एलिमिनेट खत्म हो गया। बेटा जब आप लोग 3 दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हर दफा आपके कुछ ना कुछ रिजल्ट आएंगे, और फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो वैल्यूज होती हैं। सपोज करें कि आप लोग को एक स्टील का राड दिया गया और कहा गया कि इसकी लेंथ फाइंड करें। आप लोग किससे फाइंड करेंगे भाई? तराजू से ना? तराजू से नहीं फाइंड करेंगे। आप लोगों के पास क्या होगा? एक स्केल होगा, एक मीटर रॉड होगा, या इंची टैप जिसे कहते हैं ना, वो फीता जैसे दर्जी नाप लेते हैं, उससे आप लोग क्या करेंगे? उसकी लेंथ मेजर करेंगे। अब सपोज करें कि 2 स्टूडेंट हैं। बेटा एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट कौन सा है? बी है। अच्छा आप जरा देखिए ना, ए जो स्टूडेंट है उसने उसकी लेंथ फाइंड की, उस रॉड की एक दफा उसने फाइंड की कि इसकी 10.1 है। दूसरी दफा वो कहता है, एक दफा जब उसने मेजर की 10.1 सेंटीमीटर, दूसरी दफा वो कहता है 10.9 सेंटीमीटर, तीसरी दफा वो कहता है 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जो बी स्टूडेंट है वो जब फाइंड करता है तो एक दफा वो कहता है 10.6 सेंटीमीटर, दूसरी दफा है 10.5 सेंटीमीटर, फिर है 10.6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं, ये ए ने 3 दफा एक्सपेरिमेंट किया, ये उसकी मेजर्ड वैल्यू है, यानी जो उसने मेजर की है। ये वैल्यू क्या कहलाती है? मेजर्ड वैल्यू। ये इन्हें कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है। मुझे बताएं, ये एक दूसरे के क्लोज क्लोज है ना? 10.1, 10.9, 10.3 एक दूसरे क्लोज क्लोज हैं विथ ईच अदर। यानी एक स्टूडेंट ने जो काम किया है उसके अपने रिजल्ट्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। तो मुझे बताएं, ये एक दूसरे के क्लोज हैं? ये क्लोज नहीं है। तो क्या मतलब इनकी प्रीसीजन अच्छी है या नहीं है? ये प्रीसाइज नहीं है, नॉट प्रीसाइज। अच्छा आप इसके रिजल्ट देखें, एक दफा 10.6, दूसरी दफा 10.5, नजदीक नजदीक है, 0.1 का फर्क है, फिर 10.6, क्या मतलब वही वाली आ गई। तो बेटा ये एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं। क्लोजनेस विद ईच अदर, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू है यानी उस स्टूडेंट ने मेजर्ड किया, विद ईच अदर एक दूसरे के क्लोज हैं। तो क्या कहेंगे कि इनकी प्रीसीजन क्या है? अच्छी है, ये ज्यादा प्रीसाइज है, प्रीसाइज। तो प्रीसाइज का समझ आ गया, प्रीसीजन का समझ में आ गया। अगर एक बंदा एक्सपेरिमेंट करता है एक से ज्यादा दफा, तो जितनी दफा भी करेगा हर दफा रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, एक दूसरे के कितने नजदीक हैं, ये क्या कहलाती है? प्रीसीजन कहलाती है। अब बच्चों जरा देखना, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने 3 दफा एक्सपेरिमेंट किया, 3 दफा आपके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आए। ठीक है। ये तो हो गई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। लेकिन बेटा उस चीज की जो वैल्यू है ना, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जिस चीज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसकी एक असल वैल्यू भी होगी, जो आपको तो नहीं बताई जाती, टीचर को पता होती है। तो आप सपोज करें कि एक राड है, उसकी जो असल वैल्यू है ना, उसकी जो लेंथ है
असल वैल्यू है वो है 10.7 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब एक स्टूडेंट फाइंड करता है, जरा देखें इसकी लेंथ फाइंड करता है, वो कहता है जी 10.1। वही स्टूडेंट काम कर रहा है ए, ठीक है, वो कहता है 10 पॉइंट कितना है 9, तीसरी दफा वो कहता है कितना 10.3। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या ये इस वैल्यू के क्लोज क्लोज हैं? नहीं, इस वैल्यू से दूर दूर वैल्यूज हैं। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू है और ये कौन सी है? ट्रू वैल्यू। तो क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद ईच अदर, इनकी आपस में एक दूसरे की कितनी क्लोज क्लोज है। अच्छा, अब दूसरा कहता है जी 10.6 सेंटीमीटर है, फिर 10.5 सेंटीमीटर है, फिर कितना है 10.6 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताएं ये क्लोज है या नहीं है? क्लोज है। तो क्या मतलब है? ये क्या है? ये जनाब एक्यूरेट हैं, एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट है, इनकी एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। अच्छा, अब सपोज करें ना कि इनका आप एवरेज निकाल लेना, तो इसका बन जाएगा 10 पॉइंट तकरीबन 4 कुछ 3 इतना बन जाएगा, 10.43, तब भी इससे दूर है एवरेज, एवरेज भी दूर है। ठीक है, अच्छा अब एक और बंदा है, वो ये वाले रिजल्ट निकाल रहा है, 10 पॉइंट कौन सा 6, 10.7, तीसरी दफा आ रहा है 10.8। अब मुझे बताएं इनका एवरेज बन रहा है 10.56 तकरीबन बन रहा है, इनका एवरेज बन रहा है 10.7। एवरेज कैसे निकालते हैं पता है ना? इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 पर क्या कर देंगे? डिवाइड। इन तीनों को प्लस करें, 3 पर डिवाइड करेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करें, 3 पर डिवाइड करें, ये वाला आंसर आ जाएगा। मुझे बताएं इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? ये ए है, ये बी है और ये कौन सा है? सी है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? सी वाले के जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्या है? सेम आ रहे हैं। अच्छा, अब बच्चों बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई जो रिजल्ट प्रीसाइज होंगे वही एक्यूरेट भी होंगे। बेटा ये जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो प्रीसाइज भी होते हैं, एक्यूरेट भी होते हैं। बाज़ औक़ात रिजल्ट्स प्रीसाइज तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं होते। बाज़ औक़ात रिजल्ट प्रीसाइज नहीं होते लेकिन क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। जैसे ज़रा देखें ना, इसी की एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे बेटा ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू वो है कितनी? 10.6 सेंटीमीटर, ये 10.7 कोई भी हम कंसिडर कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है कौन सा? बी, एक स्टूडेंट कौन सा है? सी, एक कौन सा है? डी है। ठीक है जी, ए ने जो वैल्यू फाइंड किया है एक दफ़ा आ गई 9.4 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में रिजल्ट होंगे। दूसरी दफ़ा उसने की 10.9, तीसरी दफ़ा की 9.7 सेंटीमीटर। अच्छा, बी ने जो किया, बी ने एक दफ़ा रिजल्ट आया 10.1 सेंटीमीटर, दूसरी दफ़ा आ गया 10.3, तीसरी दफ़ा आ गया 10.2 सेंटीमीटर। अच्छा, सी ने जो किया वो एक दफ़ा आ गया 10.1, एक दफ़ा आ गया 10.7, एक दफ़ा आ गया 11.0। अच्छा, डी ने जो किया एक दफ़ा आ गया 10.8, एक दफ़ा आ गया 10.6, दूसरी दफ़ा आ गया 10.6। सही है। अब ज़रा देखें प्लीज़, मुझे ये बताएं क्या इसके रिजल्ट, ये वाले जो रिजल्ट हैं ये प्रीसाइज हैं? प्रिसीजन समझते हैं ना क्या होता है? प्रिसीजन क्या मतलब है? ये एक दूसरे के क्लोज हैं या नहीं है? भाई क्लोज क्लोज है ना, इतना ज़्यादा फर्क थोड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क है भाई। 9.4, 10.9 बहुत ज़्यादा फर्क है, फिर 9.7, तो ये एक दूसरे के क्लोज क्लोज नहीं है। क्या मतलब? प्रीसाइज नहीं है, नॉट प्रीसाइज। ठीक है, इनको ज़रा देखते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज क्लोज हैं या नहीं है? 0.11 का फर्क आ रहा है, 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है, 0.11 का फर्क है, एक दूसरे के क्लोज क्लोज हैं, तो क्या मतलब ये क्या हो गया? प्रीसाइज्ड। ठीक है, इनको ज़रा देखें 10.1, 10.7, 11.0, तो ये क्या है? नॉट प्रीसाइज, बहुत ज़्यादा फर्क है, नॉट प्रीसाइज्ड।
देखिए हम इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या होगी, प्रीसीजन। अच्छा आप मुझे बताएं ये एक दूसरे के नजदीक नजदीक है या नहीं है ना, ये तो दो बिल्कुल सेम है और इसमें सिर्फ 0.2 का फर्क है, तो ये प्रीसाइज्ड है। ठीक है। अच्छा आप जरा देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे देखेंगे, इनका एवरेज निकालते हैं। बेटा जरा देखें इन तीनों का एवरेज ये है, मैंने कैसे एवरेज निकाला है, इन तीनों को मैंने प्लस किया, जो आंसर है उसको 3 पर डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। अच्छा इनका एवरेज ये आ रहा है, जरा देखें, इन तीनों को प्लस किया, जो आंसर है उसको 3 पर डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, ये एवरेज आ गई। इन तीनों को प्लस किया, जो आंसर है उसको 3 पर डिवाइड किया, ये एवरेज आ गई। इन तीनों को प्लस किया, जो आंसर है उसको 3 पर डिवाइड किया, ये वाली एवरेज आ गई। ठीक है। अब मुझे बताएं इसके ये जो आंसर है, इनके ये जो रिजल्ट है, यानी ये कौन सी चीज है, ये मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू क्या ट्रू वैल्यू के नजदीक हैं, क्लोज हैं? नहीं है। 10 और 10.6 में बड़ा फर्क है। तो बेटा ये प्रिसाइज तो नहीं था। अब मुझे बताएं एक्यूरेट है या नहीं है? एक्यूरेट भी नहीं है, नॉट एक्यूरेट। अच्छा अब ये बताएं ये प्रिसाइज तो है, लेकिन क्या ये जो मेजर्ड वैल्यू का मीन है, एवरेज है, वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है? नहीं, दूर है। 10.2 और 10.6 बड़ा फर्क है, तो ये क्लोज नहीं है। तो क्या मतलब है, ये कौन सा हो गया, इसे क्या कहेंगे, नॉट एक्यूरेट। नॉट एक्यूरेट हो गया। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन इनके जो मीन है, यानी ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये क्या ट्रू वैल्यू के नजदीक है, सेम है, तो क्या मतलब क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया। अच्छा अब ये बताएं 10.63 है, ये एक्यूरेट है या नहीं है? 10.63, बहुत थोड़ा सा फर्क है, ये बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, ये भी 10.6 है, ये भी 10.6 है, आगे 0.03 का फर्क है, तो क्या मतलब ये कौन सी चीज हो गई, एक्यूरेट हो गया। ठीक है। अब मुझे बताएं ना, देखें ये जरूरी नहीं है कि जो चीज प्रीसाइज हो वो एक्यूरेट भी, देखें ये प्रीसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई चीज प्रीसाइज ना हो और वो एक्यूरेट भी ना हो। देखें ये नॉट प्रीसाइज, प्रीसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। ये प्रीसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, ये ना तो प्रीसाइज है ना क्या है, एक्यूरेट है। बेटा आपकी बुक मैंने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन किया गया। वो डायग्राम है बुलसाई की। बुलसाई क्या होता है, वो नहीं होता है एक वो जिस पर निशाना लगाते हैं, कलर की होते हैं। ठीक है, सेंटर में एक छोटा सा क्या होता है, टारगेट। अब ये बेटा बुलसाई की डायग्राम दी गई है, ये सेंटर वाला टारगेट है, ये उसके बाहर एक और मतलब समझने की राउंड है, और ये एक और राउंड है, ये देखें। अब बच्चों जरा देखें, आप लोग जो है ना एरो से निशाना लगाते हैं, या आप लोगों के पास कोई बंदूक है, AK-47 वगैरह है, जो भी है। हाँ बास बच्चों के पास तो वो छोटे से होते हैं, हाथ से भी निशाने लगा रहे होते हैं। तो बच्चों आप लोग निशान लगाते हैं, एक बच्चा है उसका नाम है A, ठीक है, एक बच्चा है उसका नाम है B, एक बच्चा है उसका नाम है C, एक बच्चा है उसका नाम क्या है, D। ठीक है। आप जरा देखें, उसने पहला निशान लगाया, वो निशाना जनाब यहां आकर लगा, इस जगह पर। दूसरा निशाना लगाया, यहां आकर लगा। तीसरा निशाना यहां आकर लगा। ठीक है। चौथा यहां आ गया, पांचवा फिर यहां आकर लगा। सही है। एक और है, जरा देखें, उसने निशाना लगाया, एक निशाना यहां लगा, दूसरा यहां लगा, तीसरा यहां लगा, चौथा यहां लगा। एक और है बेटा, उसने निशान लगाया, एक निशाना यहां लगा, दूसरा यहां लगा, तीसरा कहाँ लगा, यहाँ, चौथा यहाँ लगा। एक और है, उसने निशान लगाया, एक यहाँ लगा, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा यहाँ पर लगा। अब मुझे बताएं उनका ट्रू टारगेट कौन सा था, ट्रू वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर, ये सेंटर वाली। ठीक है। अब मुझे बताएं इसके ये जो निशाने हैं, ये एक दूसरे के नज़दीक हैं, प्रीसाइज हैं या नहीं, प्रीसाइज नहीं है, लेकिन बताएं क्या एक्यूरेट हैं, ट्रू वाली के नज़दीक है, नहीं। तो क्या मतलब ये प्रीसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, एक दूसरे से भी दूर दूर हैं, और मेन टारगेट से, ट्रू वैल्यू से भी क्या है, दूर दूर हैं। तो क्या लिखेंगे, नॉट प्रीसाइज्ड, नॉट
एक्यूरेट। अच्छा, अब इसको जरा देखें, इसके जो टारगेट लगे हैं एक दूसरे के नजदीक हैं या नहीं है? एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू यानी मेन टारगेट से क्या है? दूर है। मेन टारगेट से दूर है तो क्या मतलब है? एक्यूरेट नहीं है। लेकिन एक दूसरे के नजदीक हैं तो क्या है? प्रीसाइज है। प्रीसाइज्ड और नॉट एक्यूरेट। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो टारगेट है उसके नजदीक है या नहीं है? टारगेट के नजदीक है। ये तो टारगेट के बिल्कुल सेंटर में है, ये बाकी भी टारगेट को टच कर रहे हैं। तो मेन यानी जितनी भी इसकी ऑब्जर्व वैल्यू थी, यानी जो इसके निशाने थे वो टारगेट के नजदीक नजदीक लगे, तो क्या मतलब है? क्या हो गया? एक्यूरेट। लेकिन एक दूसरे से नजदीक नहीं, एक दूसरे से क्या है? फासले फासले पर है। तो क्या मतलब है? प्रिसाइज नहीं है। मतलब थोड़े बहुत प्रिसाइज हैं लेकिन इतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। नॉट। अच्छा, अब ये देखो जरा, एक दूसरे के नजदीक हैं या नहीं है? हैं, तो क्या मतलब? एक दूसरे के नजदीक हैं तो प्रीसाइज, और ट्रू वैल्यू यानी मेन टारगेट पर हैं तो क्या है? एक्यूरेट है। बच्चों, ये जो प्रिसीजन होती है ना, प्रिसीजन, ये डिपेंड करती है अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड। जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ना मेजरमेंट करने के लिए, किसी चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं, उस आले के लीस्ट काउंट पर। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम वैल्यू जो आप किसी आले से मालूम कर सकते हैं। जैसे जो स्केल होता है, ऐसे ऐसे स्केल भी होते हैं जिनका लीस्ट काउंट कितना होता है? सेंटीमीटर। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सेंटीमीटर के 10वें से यानी मिलीमीटर तक जाता है। और जैसे बेटा स्क्रू गेज हैं, 0.001 सेंटीमीटर तक उसका लीस्ट काउंट होता है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होता है, प्रिसीजन उतनी क्या होती है? ज्यादा अच्छी होती है। डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर विल बी द प्रिसीजन। लीस्ट काउंट जितना कम होगा, प्रिसीजन क्या होगी? उतनी अच्छी होगी। अब बच्चों जरा देखें ना, अब ये आपके पास एक स्केल है, ठीक है, इस पर ये लगा हुआ है 0 सेंटीमीटर, ये लगा हुआ कितना? 1 सेंटीमीटर, ये लगा हुआ कितना? 2 सेंटीमीटर, ये कितना लगा हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में निशान है, ठीक है। एक और ये वाला आपके पास आला है, इस पर ये है कौन सा? 0 सेंटीमीटर। ये कौन सा हो गया? 1। ये कौन सा हो गया? 2। ये कौन सा हो गया? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम है, फर्क क्या है? इसमें फिर सेंटीमीटर के अंदर फिर निशान लगे हैं मिलीमीटर के। अब मैं सारे नहीं बना रहा, मैं सिर्फ यहां पर बना देता हूं ये वाले ना। सिर्फ ये वाले बना दिए हैं सब के अंदर। अब मुझे बताओ लीस्ट काउंट कौन से स्केल का कम है? जरा देखें, ये आप पता है कि 1 सेंटीमीटर तक सही पे मैच कर सकता है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक 0.1, ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया ना। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3.0 हो गया। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया कितना? इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट कौन सा है? 1 सेंटीमीटर। 0.1 छोटा लीस्ट काउंट है और 1 सेंटीमीटर बड़ी वैल्यू होती है, तो ये लीस्ट काउंट ज्यादा है। बेटा प्रिसीजन इनमें से किससे ज्यादा आएगी? जिसका लीस्ट काउंट कम है, इससे ज्यादा प्रिसीजन आएगी। अब जरा देखें ना, राड है, आपने ये वाला राड है,
उसकी लेंथ मालूम करनी है, ये वाला रॉड है बेटा, ये वाला रॉड ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया। आप जरा देखें, आपको पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन एग्जैक्ट आप इसे मालूम नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये है जी तकरीबन 2.5, कितनी 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब आपने ये राड हटा लिया, दोबारा फिर इसी के साथ राड रखा, दोबारा फिर फाइंड किया। आप लोग कहते हैं नहीं जी ये तकरीबन 2.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो अब यहाँ पर नंबर है नहीं कि आपको पता चले कि पॉइंट के बाद कितना है। 2 तो सही है, 2 तो इस पे नजर आ रहा है ना, लेकिन दरमियान में पॉइंट वाला नजर नहीं आ रहा। फिर आप दोबारा करते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि नहीं ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये 2.4 है, 4 सेंटीमीटर, सही है। अब इसमें आपने यही किया, जरा देखें ये वाला, ठीक है, जरा देखना वही राड आपने, इससे आप उसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं। ये तकरीबन यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ पर आ रहा है, तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अब आप कहते हैं जी इसकी जो लेंथ है बता सकते हैं कितनी आ रही है, 2.5, एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 होता यहाँ होता। आप कहते हैं 2.5 और 6 के दरमियान है, 2.55 सेंटीमीटर। दूसरी दफ़ा आप फिर रखते हैं, फिर इधर ही कहीं आता है, फिर आप क्या कहते हैं 2.54 है, फिर आप कहते हैं नहीं 2.56 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताएं इनमें इन तीन वैल्यू के दरमियान कितना कितना गैप है, कितना गैप है, 0.1 सेंटीमीटर का, 0.5 से 0.6, देखिए ना 0.4 से 0.5, 0.1 सेंटीमीटर का गैप है, फिर 0.5 से 0.6, तो जो फर्क आ रहा है ना एक दूसरे से जो दूर दूर हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये कितने कितने फासले पर हैं, 0.11। सपोज करें कि ये एक, सपोज करें कि यहाँ पर एक है, ये फिर अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है, इतने दूर दूर हैं ये 0.11 का फर्क। अब इनमें कितना कितना फर्क आ रहा है, 0.01 का, 0.54 और 0.55 में से 0.54 माइनस करें ना आप, भले आप वैसे नहीं कर सकते, कैलकुलेटर से कर रहे हैं, तो 0.01 का फर्क आ रहा है। इसमें जो फर्क आ रहा है इसमें और इसमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.01 का। तो इनमें 0.01 का फर्क आ रहा है, ये 0.01 के फासले पर है। तो मुझे बताएं इनके दरमियान फासला ज्यादा है या इनके दरमियान फासला ज्यादा, इनके दरमियान फासला ज्यादा है। दरमियान में अगर फासला ज्यादा है तो वो नजदीक नजदीक होंगे या दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे। ये 3 मेजर्ड वैल्यू थी, ठीक है, इनके दरमियान फासला इतना है, ज्यादा फासला है, तो क्या मतलब है ये ज्यादा प्रीसाइज होंगी या ये वाली ज्यादा प्रीसाइज होंगी, ये वाली, ठीक है जी। इनके दरमियान इतना इतना फासला होगा, इतने इतने फासले पर है, इतने इतने फासले पर, और इनके दरमियान इतना इतना फासला है। तो ये क्यों इतना इतना फासला आया, देखें। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था कि ये भी प्रीसाइज है पिछली वैल्यू में, तो 0.11 का, भाई ये भी प्रीसाइज है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा प्रीसाइज है। तो जहां पर लीस्ट काउंट कम होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, ज्यादा प्रीसाइज होंगे। बेटा आप लोगों के पास एक घड़ी है ना, वो पॉइंटर वाली जिसके ऊपर सुइयां लगी होती हैं, वो घड़ी है। घड़ियां वो सुइयों वाली ना, कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो 2 किस्म की होती है। एक होती है जिसके ऊपर घंटे की सुई भी होती है, यानी आर की, मिनट्स की भी होती है और सेकंड्स की भी, 3 होती हैं। एक होती है उसमें सिर्फ घंटे और मिनट की होती है, सेकंड की सुई नहीं होती। तो बताएं लीस्ट काउंट किसका कम होगा, जिसकी सेकंड की सुई होती है या नहीं होती, होती है। वो देखें एक एक सेकंड का टाइम आपको बता सकती है। और बेटा दूसरी जो है जिसमें सेकंड वाली सुई नहीं है, वो तो एक एक मिनट यानी 60-60 सेकंड के लिहाज से आपको टाइम बताएगी। तो किसका टाइम ज्यादा प्रीसाइज होगा, जिसमें सेकंड वाली सुई है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा आप जरा देखिए ना, एक वो बैलेंस है, तराजू है, वो ग्राम तक वजन मालूम कर सकता है, डिजिटल बैलेंस है, ग्राम तक वजन मालूम कर, और एक है वो सिर्फ किलोग्राम के हिसाब से करता है। तो किसके रिजल्ट ज्यादा प्रीसाइज होंगे, जो ग्राम वाला करता है, क्योंकि ग्राम छोटी वैल्यू है तो वो छोटी वैल्यू तक पर मैच कर सकता है। अच्छा बच्चों एक और बात, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि लीस्ट काउंट जो होता है ना, लीस्ट काउंट बेटा वो होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल।
किसके इक्वल होता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी क्या होती है बेटा? अनसर्टेनिटी वो लिमिट होती है जिसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद होती है, या जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू इसके अंदर क्या होती है? मौजूद होती है। अब जरा देखें ना, एक ये लिमिट है, लिमिट दो किस्म की होती हैं, अपर और लोअर, और एक ये लिमिट है। ये दो लिमिट्स जितनी एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, अनसर्टेनिटी क्या होती है? कम, लेस अनसर्टेनिटी। कौन सी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेस और ये क्या है? मोर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या मतलब? वैल्यूज अब इसी के अंदर मौजूद हैं। अब इसके अंदर एक बंदा है, उसकी वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई। इसमें एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई। बताएं किस में मैयड वैल्यू एक दूसरे के नजदीक है, जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा या कम है? क्या है? लेस अनसर्टेनिटी है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा प्रीसाइज हैं या कम प्रीसाइज? तो ये ज़्यादा प्रीसाइज हैं। तो क्या मतलब? जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होती है। अब जरा देखें इधर, अनसर्टेनिटी क्या है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है। अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो क्या मतलब? इसे क्या कहेंगे? इसमें प्रिसीजन क्या है? कम है। अच्छा, पता है क्या? अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है किस चीज़ पर? मैंने क्या बताया? लीस्ट काउंट पर। लीस्ट काउंट जरा देखें ना, वो कम से कम वैल्यू। अब जरा देखें, यहाँ कम से कम वैल्यू इतनी है, एक दफ़ा लीस्ट काउंट छोटा है, तो इस वैल्यू के अंदर अंदर वैल्यूज आएंगी। देखिए ना, जहाँ पर लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर सपोज करें कि इतना लीस्ट काउंट था, ठीक है। वैल्यूज इसी के अंदर आएंगी। अब एक दफ़ा लीस्ट काउंट है कितना? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो फिर इतना हो गया, तो वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। मुझे बताएं, अगर इसके अंदर वैल्यूज आएंगी, लीस्ट काउंट कम है, स्मॉलर लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट स्मॉलर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब मुझे बताएं प्रिसीजन क्या होगी यहाँ पर? ज़्यादा, मोर प्रिसाइज या हाई प्रिसीजन। और बच्चों ज़रा देखें, इसमें एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ। यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या था? बड़ा था, 1 सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट था। हायर, ग्रेटर लीस्ट काउंट, और क्या लिखेंगे? ग्रेटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और कौन सी चीज़ हो गई बेटा? ज़रा देखें, लेस प्रिसीजन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? स्मॉलर द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ग्रेटर विल बी द प्रिसीजन। और ये भी याद रख लेनी है कि ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, वो लीस्ट काउंट की क्या होती है? इक्वल होती है। अच्छा, अब एक और बात ना बेटा, जैसे ज़रा देखें ना बेटा, आपको ये कहा जाता है, इस तरीके से सेट दिए जाते हैं 10.6 और 10.9 और 10.1 सेंटीमीटर, और इस तरीके से कहा जाता है 10.6 और 10.6 और 10.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाकर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रीसाइज कौन सा है। तो आप बता सकते हैं, अगर ये दो होंगे तो कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज होगा? ये वाला ज़्यादा प्रीसाइज होगा, ठीक है, ये वाला कम प्रीसाइज है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं, एक दिया जाता है 10.6
एक दिया जाता है 10.62, एक दिया जाता है 10.625। इनमें कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज होगा, जरा बताएं। ये अलग ऑप्शन है, ये अलग है, ये अलग है। इनमें कौन सा प्रीसाइज होगा सबसे ज़्यादा? बेटा ये सबसे ज़्यादा प्रीसाइज होगा। क्यों? पॉइंट के बाद जितने नंबर बढ़ रहे होते हैं ना, इतना लीस्ट काउंट कम होता है। लीस्ट काउंट जितना कम होता है, प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इन तीनों में से क्या है, ज़्यादा प्रीसाइज है। फिर उसके बाद कौन सा प्रीसाइज है उससे कम? ये वाला ज़्यादा प्रीसाइज है। और सबसे कम प्रीसाइज कौन सा है? ये वाला है। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा बेटा, ये जो एक्यूरेसी होती है ना, ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना, ये तीन किस्म की होती है। एक हो गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरी जो अनसर्टेनिटी होती है वो कहलाती है रिलेटिव, या उसे कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और बेटा एक और होती है तीसरी, जिसे कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो प्रिसीजन जो होती है वो तो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, लेकिन ये किस पर डिपेंड करती है बेटा? ये डिपेंड करती है रिलेटिव या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। डिपेंड अपॉन रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव को ना फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल। और परसेंट या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है। बेटा अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, प्रिसीजन ज्यादा। रिलेटिव या परसेंट अनसर्टेनिटी कम होगी, तो कौन सी चीज बेटा? एक्यूरेसी ज्यादा। स्मॉलर रिलेटिव, या फिर कौन सी परसेंट अनसर्टेनिटी, क्या लिखेंगे? ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ये डिस्क्राइब करती है किस चीज को? ये कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब करती है कि एक बंदा कितना कंसिस्टेंट है। क्या मतलब कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंसी क्या होती है? बार बार सेम रिजल्ट लाना। अगर बार बार सेम रिजल्ट लाएगा तो क्या मतलब है? हम कहेंगे वो कंसिस्टेंट है। और सेम रिजल्ट होंगे तो क्या मतलब? एक दूसरे के क्लोज होंगे, क्लोज होंगे तो क्या मतलब? प्रिसाइज होंगे। डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी। लेकिन ये किसको? ट्रू वैल्यू के नजदीक है ना। क्या मतलब? करेक्ट रिजल्ट को। तो ये करेक्टनेस को क्या करती है? डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब करेक्टनेस। अनसर्टेनिटीज, बेटा हेडिंग तो अनसर्टेनिटीज की डली हुई है, लेकिन पहले एक्सप्लेन एक और टॉपिक किया गया है, एरर। तो यहां पर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एरर और अनसर्टेनिटीज। एरर क्या होता है बेटा? जरा देखिए ना, एक होती है ट्रू वैल्यू, जो सही वैल्यू होती है, और एक वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या किसी चीज की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, तो जो आप मेजर करते हैं उसे मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, या उसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या उसे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज भी कहते हैं। और ट्रू वैल्यूज को एक्सेप्टेड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यूज भी कहा जाता है। तो बेटा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। आप सपोज करें कि एक राड है, उसकी जो एक्चुअल लंबाई है वो है 10.2 सेंटीमीटर, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट किया, 3-4 दफा आपने इसकी लेंथ फाइंड की, और आपके पास जो इसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है 10.0 सेंटीमीटर। तो देखें बराबर है? बराबर नहीं है ना, डिफरेंस है। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? ये हो गई ट्रू वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होगी? ये हो गई मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इनके दरमियान डिफरेंस है। और यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? यही डिफरेंस बेटा कहलाता है एरर। तो एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर।
एरर कहलाता है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या जिसे हम लोग फार्मूला बोलते हैं, एक्सप्रेशन को फार्मूला भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बेटा ये जो एरर आता है ना, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो एरर आता है वो असल में कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। बेटा उसी एब्सोल्यूट एरर को अगर आप लोग ट्रू वैल्यू से डिवाइड भी करते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव एरर। और अगर उसी रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो वो कहलाता है परसेंट एरर। बच्चों एरर क्यों आता है, एरर की वजह क्या हो सकती है? तो आपकी बुक में 3 काजेस लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसके काजेस पढ़ते हैं। काजेस ऑफ एरर या इसको सोर्स ऑफ एरर भी कहते हैं। बेटा एरर को उर्दू में बोलते हैं खता, गलती। बेटा एरर का जो पहला काज है वो ये है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो बंदा वैल्यू मेजर कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, वो इनएक्सपीरियंस है, उसका तजर्बा नहीं है। आपको पता है इनएक्सपीरियंस बंदा, ना तजर्बाकार बंदा जब भी कोई काम करता है उसमें गलतियां होती हैं, उसमें एरर होता है। या बंदा तो बड़ा एक्सपीरियंस है लेकिन वो नेग्लिजेंस शो कर रहा है। क्या मतलब? लापरवाही शो कर रहा है, इन एक्सपीरियंस पर्सन या नेग्लिजेंस। बेटा इसका जो दूसरा काज है वो ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस अपरेटस से, जिस आले से कोई बंदा वैल्यू मेजर कर रहा है ना, उस आले में कोई फॉल्ट है, उस आले में कोई गलती है, यानी फॉल्टी अपरेटस या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा जो बेटा सबब बन सकता है ना एरर का, वो होता है इनएप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक। जो बंदा मेथड इस्तेमाल कर रहा है ना मेजरमेंट करने का, उसका वो मेथड गलत है। अच्छा बच्चों, चौथा एक और सबब भी है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए, और वो सबब है एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंट की जो कंडीशन होती है ना, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वगैरह हो गया, या ह्यूमिडिटी हो गई, तो बेटा इनकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। एनवायरमेंटल, अब बच्चों एरर की टाइप्स हैं। बेटा ये जो टाइप्स है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ दीज काजेज है, इन काजेज की बेस पर। एरर की जो फर्स्ट टाइप है वो है पर्सनल एरर, या इसको बेटा बोलते हैं ह्यूमन एरर। नाम से पता चल रहा है भाई, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है यानी ह्यूमन, इंसान या पर्सन, उसकी गलती की वजह से। अब भाई इंसान कैसे गलती कर सकता है मेजरमेंट में? या तो बेटा उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, या वो नेग्लिजेंस शो कर रहा होगा। तो किस वजह से ये बेटा, इसका सबब क्या है? ड्यू टू इनएक्सपीरियंस या नेग्लिजेंस। बेटा इस एरर की जो वैल्यू होती है ना, वो फिक्स नहीं होती, फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी वैल्यू बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। वैल्यू फ्लक्चुएट्स। और बेटा इस एरर को खत्म नहीं किया जा सकता। भाई इंसान खता का पुतला है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले फिर भी थोड़ा बहुत एरर आएगा। बेटा इसको आप मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें तो इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी अगर बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जब काम करता रहेगा तो उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, एरर कम होता जाएगा। या अगर कोई नेग्लिजेंस शो कर रहा है, लापरवाही शो कर रहा है, तो वो केयरफुली काम करना शुरू कर दे, एरर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैन नॉट बी एलिमिनेटेड।
बट कैन बी मिनिमाइज्ड, इसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों दूसरी जो टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक किसको बोलते हैं? तरतीबवार, जो एक तरतीब से होता है, एक उसके अंदर अरेंजमेंट होती है, एक तरीकाकार होता है। तो बेटा सिस्टमैटिक एरर जो आता है ना, वो फॉल्टी अपरेटस या इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक की वजह से आता है। किस वजह से? इसका जो काज है वो कौन सा है? फॉल्टी या इनअप्रोप्रिएट मेथड। बेटा इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करती, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे आप जरा देखें ना बेटा, आप लोग कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, कभी कपड़ा लेने के लिए गए हैं? कहाँ से मिलता है भाई? मिठाई वाली दुकान से ना। हाँ, कपड़े की दुकान अलग होती है, कपड़े वाली दुकान से मिलता है। अच्छा, अब बच्चों वहाँ पर जो अंकल बैठे होते हैं ना, जो आपको कपड़ा देते हैं, वो कैसे कपड़ा देते हैं? तोल कर? नहीं नहीं, तोल कर नहीं देते भाई। उनके पास ना एक मीटर राड होता है, लोहे का एक राड होता है इतना लंबा सा, वो उसको एक गज या एक मीटर कहते हैं। अब बच्चों एक मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब उनके पास अक्सर जो राड होता है उसके ऊपर कोई निशान वगैरह लगे नहीं होते। अब बच्चों एक बंदा है, उसने जो वो मीटर राड रखा हुआ है वो 100 सेंटीमीटर की बजाय कौन सा रखा हुआ है? 95 सेंटीमीटर वाला। आपको क्या कह रहा है कि ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, लेकिन असल में वो कितना है? अब मुझे बताएं, अगर आप उससे 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो क्या वो आपको 100 सेंटीमीटर पूरा देगा, यानी 1 मीटर देगा? नहीं, उससे अगर वो नापेगा ना तो वो आपको कहेगा तो सही कि ये 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर है। 1 मीटर 1 मीटर है, या आप ये कह सकते हैं कितना है? 100 सेंटीमीटर है। लेकिन बेटा असल में वो 100 सेंटीमीटर नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर का। हम क्या मतलब? 95 सेंटीमीटर। अब अगर एरर निकालेंगे ना, ट्रू वैल्यू उस कपड़े की ये है, ट्रू उसकी लेंथ इतनी है, ये ऑब्जर्व्ड है, ट्रू में से ऑब्जर्व्ड माइनस करनी है, तो माइनस का 5, माइनस का 0.5 या 5 सेंटीमीटर आप कह दें, माइनस का 5 सेंटीमीटर एरर आ रहा है। अब बच्चों जब भी आप उससे कपड़ा लेने के लिए जाएंगे, अगर वो यही आला इस्तेमाल करेगा ना, तो बार बार वैल्यू कितनी आएगी? डिफरेंस इतना ही आएगा, कभी ये वैल्यू बढ़ेगी या कम नहीं होगी। एरर की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, या जरा देखें, एक बंदा है और वो ये वाला मीटर राड इस्तेमाल कर रहा है। शुरू में यहाँ पर 0 है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, कोई मसला नहीं है, अक्सर नहीं लिखा होता। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। करते करते यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 98। यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है? 99। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बंदा कपड़ा कैसे नाप रहा है? उसको रखना तो यहाँ 0 से चाहिए, लेकिन वो जनाब यहाँ से कपड़ा रख कर यहाँ पर ये मेजरमेंट कर रहा है। तो अब मुझे बताएं, क्या ये 100 सेंटीमीटर हो गया? 1 मीटर पूरा है? नहीं है। क्या है? 99 है, 1 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, वो आपको कह तो रहा है कि ये 100 सेंटीमीटर है, लेकिन 100 नहीं है, वो कितना है? 95। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं है, बंदा जो टेक्निक, जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है, उस मेथड में क्या है? गलती है, उस मेथड में कमी है। तो बेटा इसको अब वो ख़त्म कर सकता है। कैसे? टेक्निक आपने ठीक कर ले, यहाँ की बजाय यहाँ से नापना शुरू कर दे, या अगर आले में खराबी है तो आला अपना क्या कर ले? चेंज कर ले, आला ठीक कर ले। तो इसको मुकम्मल तौर पर आप क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। कैन बी एलिमिनेटेड। इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा अगला जो एरर है वो कहलाता है रैंडम एरर। रैंडम क्या मतलब? बेतरतीब। ये तरतीबवार है, ये बेतरतीब है। ठीक है, अब इस एरर की वैल्यू फिक्स नहीं होती, कभी बढ़ जाएगी, कभी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह बेटा ये इनएक्सपीरियंस पर्सन, या उसकी नेग्लिजेंस हो सकती है, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? एनवायरमेंटल कंडीशन। अब जरा देखो ना बच्चों, मीटर राड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मीटर राड उसकी लेंथ है इतनी 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर बढ़ता है ना।
आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, इजाफा हो जाता है। अब इसकी लेंथ में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, एनवायरमेंटल कंडीशन बढ़ गई, तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। अब ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसकी लेंथ बढ़ गई है, ऊपर तो वही लिखा होगा कि 100 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या हकीकत में वो 100 सेंटीमीटर होगा? नहीं, 101 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो सकता है। तो उससे अगर कपड़ा नापेंगे तो क्या होगा, कपड़ा आपको 1 मीटर मिलेगा। हाँ, 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन है। अच्छा, अब जरा देखें, थोड़ी देर में अगर टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो क्या होगा, एरर ख़त्म। अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो फिर क्या होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, 99 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आप लेंगे तो एरर की वैल्यू माइनस में आना शुरू कर देगी, पहले प्लस में, बाद में जीरो, बाद में माइनस में। वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किस वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। या अगर इंसान तवज्जो नहीं दे रहा तो उसकी वजह से एरर आएगा, कभी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, कभी क्या वैल्यू आ जाएगी, कम वैल्यू आ जाएगी। या अगर इंसान का तजर्बा नहीं है तब भी वो एरर देगा। इस तरीके से वैल्यू कभी बढ़ेगी, कभी कम हो जाएगी, वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। इस वजह से क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। बेटा इसको ख़त्म नहीं कर सकते, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। कैसे? अगर इंसान का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक्सपीरियंस हासिल करे, नेग्लिजेंस शो न करे, केयरफुली काम करे, और इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या रखें, कंट्रोल रखें। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर वगैरह है, इन चीज़ों को क्या करें, कंट्रोल करके रखें। तो फिर क्या होगा, ये एरर कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा ड्यू टू इनएक्सपीरियंस या नेग्लिजेंस, या कौन सी चीज़, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। और बेटा कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट कैन बी मिनिमाइज्ड, आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अनसर्टेनिटीज, बेटा अनसर्टेनिटीज क्या होती है, वैसे अनसर्टेनिटीज के जो मीनिंग होते हैं ना, वो होती है बेयकीनी, बेतबारी, यानी जिस चीज पर आप लोग 100% रिलाय ना कर सकें। बेटा यहां पर इसका क्या मतलब है, यानी किस चीज के अंदर बेयकीनी। भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट्स। जब मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कोई वैल्यू आती है, तो उस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी, उस वैल्यू के अंदर बेयकीनी। यानी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी चीज की कोई पैमाइश करते हैं, उसकी लेंथ, वेट या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जब आप मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आप लोग 100% श्योर नहीं होते कि बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी है जितनी आपने मेजर की है। उसमें बेटा थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। जैसे सपोज करें मैंने आप लोगों को एक स्टील का रॉड दिया और मैंने कहा कि बेटा इसकी लेंथ फाइंड करके मुझे बताएं, और आप लोगों ने बेटा उसकी लेंथ फाइंड की है कितनी, 9.7 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ आप लोगों ने कहा है। तो बेटा आप लोग कहेंगे कि सर हमने जो मेजर किया वो इतनी है। मैं कहता हूं क्या आप लोग 100% श्योर हैं? आप लोग कहेंगे नहीं सर, इसमें अगर कमी बेशी हुई भी सी तो कितनी होगी, प्लस माइनस 0.1 या प्लस माइनस 0.2 या कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, 0.2 सेंटीमीटर, इतनी कमी बेशी होगी। ये जो आप लोगों ने कमी बेशी बताई है ना, यानी इसमें इतना इजाफा हो सकता है, इस वैल्यू के अंदर अगर इजाफा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, और अगर कमी भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये याद रखना, ये आप अपने पास से नहीं बताते। ये किसके इक्वल होता है, ये जो आप लोग आला इस्तेमाल करते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं ना मेजरमेंट के लिए, उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है ये वाली वैल्यू जो आप लोग बताते हैं ना कि ये कमी बेशी है इतनी, इसमें किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम। काउंट का क्या मतलब होता है, मेजर करना, यानी ये वो कम से कम वैल्यू होती है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। इससे कम वैल्यू अगर आप लोग मेजर करेंगे उससे, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको ठीक ठीक नहीं बताएगा, बल्कि वो आपकी एस्टिमेशन होगी, वो आप अंदाजा लगाएंगे। और जब आप अंदाजा लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एरर, वो कोई कंफर्म नहीं होती, वही क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों जरा देखें ना कि
अब अगर मैं कहूं कि भाई अब वैल्यू कितनी है उस रॉड की, आप लोगों ने तो मुझे इतनी की लेंथ मेजर करके बता दी ना, लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा 9.7 सेंटीमीटर है, फिर आप लोगों ने कहा नहीं सर इसमें अगर कमी बेशी हुई तो कितनी होगी, 0.2 सेंटीमीटर की। तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई लेंथ कितनी है, मैं अगर इसके अंदर से ये माइनस कर दूं ना, ये वाली वैल्यू 9.7 के अंदर से 0.2, ये देखें प्लस और माइनस दो रहे ना, तो पहले मैं माइनस करूंगा फिर प्लस करूंगा, माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, 9.7 माइनस 0.2 9.5 सेंटीमीटर। अगर बेटा मैं इसके अंदर प्लस कर देता हूं ना, तो ये कितना बन जाएगा जरा बताएं, 9.9 सेंटीमीटर। देखिए 9.7 के अंदर 0.2 क्या किया, प्लस किया, पहले क्या किया माइनस किया, जब प्लस किया तो इतना आ गया, जब माइनस किया तो इतना आ गया। अब बच्चों जरा देखें ना, मैं क्या कहूंगा कि भाई ये जो आयरन रॉड है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये एक रेंज बन गई है 9.5 से लेकर 9.9 सेंटीमीटर तक। इनके अंदर जितनी भी वैल्यू हैं उनमें से किसी एक वैल्यू के बराबर इसकी लेंथ होगी, यानी कितनी हो सकती है 9.5 सेंटीमीटर या 9.6 सेंटीमीटर, या फिर कितनी हो सकती है 9.7 सेंटीमीटर, या फिर कितनी हो सकती है 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और सिर्फ ये नहीं, इनके दरमियान भी 9.5 और 9.6 के दरमियान भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, 9.51 9.52 9.53 करते करते 9.58 9.59 और फिर 9.6 आएगा, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या बन गई है बेटा, एक रेंज बन गई है। और इसी रेंज के अंदर क्या है, ट्रू वैल्यूज इसी रेंज के अंदर मौजूद है, यानी इस रॉड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसी रेंज के अंदर मौजूद है। रेंज बन गई है ना, रेंज का क्या मतलब है भाई, एक नंबर तो नहीं होता रेंज में, एक वैल्यू से स्टार्ट होती है और चलते 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 फिर एक वैल्यू पर जाकर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये भी जरा देखें, एक वैल्यू से स्टार्ट हो रही है 9.5 से, कहां पर जा रही है 9.9 तक, 9.9 पर जाकर खत्म हो गई है। तो ये क्या बन गई, एक रेंज बन गई है, और ये भी वैल्यूज की रेंज है, और ट्रू वैल्यू इसी के अंदर मौजूद है। ट्रू वैल्यूज लाइज इनसाइड इट। तो बेटा यही जो रेंज है ना, यही रेंज कहलाती है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन विच द ट्रू वैल्यूज लाइज, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इन विच ट्रू वैल्यू नाइस। अच्छा अब बच्चों जरा देखिए ना, ये अनसर्टेनिटी कितनी किस्म की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कौन सी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कौन सी होती है बेटा, यही जो वैल्यू है ना प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, जो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है, इक्वल टू द लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट किसकी इक्वल होती है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेटा जरा देखें, अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है, देखें एक आपके पास मीटर रॉड है, उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.2 सेंटीमीटर है। अच्छा आप जरा देखें, एक और आप मीटर ले लेते हैं, मीटर रॉड ले लेते हैं, उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट कम है, तो क्या मतलब इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो लीस्ट काउंट जितना कम होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी कम होती है। बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखते कैसे हैं भाई, जो मेजर्ड वैल्यू होती है ना, यानी जो आप लोग मेजर करते हैं, आप लोग कहते हैं बस यही रिजल्ट है, उसके अंदर प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी जाती है, रिटन एज प्लस माइनस, रिटन एज विद प्लस माइनस इन मेजर्ड वैल्यू। अच्छा मोस्टली मेजर्ड वैल्यू को हम लोग एक्स से ज़ाहिर कर देते हैं, आप लोग ए से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और बेटा ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो जैसे आप जरा देखें ना, यहाँ पर ये मेजर्ड वैल्यू है कितनी 9.7, इसको हम लोग किससे ज़ाहिर करेंगे, एक्स से, प्लस माइनस ये है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या जिसे क्या कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं डेल्टा एक्स। तो बेटा कैसे ज़ाहिर कर देंगे, जरा देखें, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये क्या चीज़ हो गई, मेजर्ड वैल्यू, और ये कौन सी चीज हो गई, ये हो गई बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज आ जाते हैं और छोटी छोटी बातें होती हैं,
स्टूडेंट के दिमाग में नहीं होती भाई। बात औकात ये पूछ लिया जाता है कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया और उस मेजरमेंट के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो थी 0.001 सेंटीमीटर। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। बताएं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना था? तो भाई यही उसका लीस्ट काउंट भी था। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद एक और अनसर्टेनिटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी। बेटा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फार्मूला सिर्फ आपकी बुक में गिवन है, और वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? बेटा यही जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, इसको मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। यानी ये जो कौन सी होती है, फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी, किसकी इक्वल होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आप जरा देखें ना बेटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह आप लोग लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस तरीके से बात औकात फार्मूला लिखा हुआ आ जाता है कि दिस इज द फार्मूला ऑफ डैश। ऊपर क्या लिखा होता है? लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नीचे लिखा होता है मेजर्ड वैल्यू बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। तो वो किसके इक्वल होगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के इक्वल होता है। बेटा इसके बाद परसेंटेज या परसेंट अनसर्टेनिटी होती है। कैसे करते हैं? यही जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट आ जाता है। परसेंट अनसर्टेनिटी, बेटा परसेंट अनसर्टेनिटी जो होती है किसके इक्वल होती है? ये जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या रिलेटिव अनसर्टेनिटी, मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 100। या बेटा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि परसेंट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगा? देखिए ना, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके इक्वल है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की जगह क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। अच्छा बच्चों, एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर मैंने कहा है ना कि ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हम लोग मेजर करते हैं ना किस चीज़ के साथ कंपेयर करके। यानी हमारे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एक होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ना, वेइंग मशीन होती है ना, वजन करने वाली मशीन, वो डिजिटल है। और बेटा वजन आप तराजू से भी कर सकते हैं, तो वो क्या है? एनालॉग है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जैसे ये आपके पास एक मीटर स्केल है ना, बड़े वाला एक राड है, मीटर स्केल है, ये इसी टाइप है। ये आपके पास राड है, ठीक है। इस राड का आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट कितना है। कितना है लीस्ट काउंट? तो देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। 4 5 क्या मतलब 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के निशान लगे हैं। 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया कितने पार्ट के अंदर? ये पार्ट आप गिने ना इसके अंदर, तो 10 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। 1/10 करेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। अगर आप इससे मेजर करेंगे ना, तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी ना, वो इस लीस्ट काउंट की इक्वल होगी। कितनी? 0.1 सेंटीमीटर होगी। लेकिन बेटा हम लोग कहते क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको इसके बराबर किया ना, इस पॉइंट के इक्वल किया, ठीक है। कितना? 0.3 के इक्वल किया। अब बच्चों हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो अनसर्टेनिटी है वो इस लीस्ट काउंट का हाफ है। 0.1 का हाफ करें ना, हाफ करना आता है ना, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। और हम कहेंगे कि ये जो इसका एंड वाला पॉइंट है ना, एंड वाला पॉइंट, जैसे आप ये सपोज करें कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर जो है ना, ये जो लीस्ट काउंट है 0.1, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। इसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, और इसके अंदर भी जरा देखें, ये जो है कितना है? 0.3 सेंटीमीटर। इसके अंदर प्लस माइनस यानी जो अनसर्टेनिटी होगी 0.05 सेंटीमीटर की होगी। जरा देखें ना बेटा, इसी लीस्ट काउंट की इक्वली अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस लीस्ट काउंट को हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हम कहते हैं
इसके आधे के बराबर अनसर्टेनिटी कहां पर है? इनिशियल पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। और इसके आधे के बराबर अनसर्टेनिटी कितनी है? जो फाइनल पॉइंट है वहां पर है। तो देखें यहां और यहां ये दोनों को प्लस करेंगे तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट इक्वल ही हो जाएगी। यानी अगर जब आप लोगों के पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है, डिजिटल हो, तो फिर तो हम लोग कहते हैं कि उसका जो लीस्ट काउंट है उसके बराबर अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर कोई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो तो हम लोग कहते हैं कि उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर जो अनसर्टेनिटी होगी वो इस लीस्ट काउंट के हाफ के इक्वल होगी। लेकिन ओवरऑल अनसर्टेनिटी इसके इक्वल होगी, यानी इसके हाफ के इक्वल नहीं, ओवरऑल अनसर्टेनिटी इसके इक्वल। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो आपने कहना है लीस्ट काउंट के हाफ के इक्वल इनिशियल पॉइंट पर है और लीस्ट काउंट के हाफ के इक्वल कहां पर है? फाइनल पॉइंट पर है। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटीज इन फाइनल रिजल्ट्स। बेटा जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, जब न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो वैल्यूज होती हैं उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बाद औकात उनका एवरेज लेते हैं, बाद औकात उनकी पावर से वास्ता पड़ता है। बेटा उन सब वैल्यूज के साथ अनसर्टेनिटीज भी मौजूद होती हैं। तो वैल्यूज को तो हम प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड या उनका एवरेज ले रहे होते हैं या उनकी पावर ले रहे होते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज को क्या कर रहे होते हैं? तो उसके बारे में बेटा रूल्स हैं और वो रूल्स हम लोगों ने यहां पर पढ़ने हैं। जो फर्स्ट रूल्स हैं वो है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या मतलब? प्लस करना। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? माइनस करना। बेटा जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को आप प्लस या माइनस करते हैं तो उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं, याद रखें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, वो आपस में क्या होती हैं? प्लस होती हैं। यानी एक वैल्यू की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, दूसरी वैल्यू की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वो आपस में प्लस होंगी। वैल्यूज भले प्लस हो, एडिशन हो रहा वैल्यूज में, या वैल्यू भले माइनस हो यानी उनमें सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एडिशन होगा, उनमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जरा देखिए, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन their absolute uncertainties are always added with each other. अब बेटा सपोज करें कि हमारे पास एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है y, ठीक है जी। इनको हम लोग प्लस करते हैं तो आंसर आ जाता है z। बेटा x जो वैल्यू है इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी, और आपको पता है ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे लिखते हैं? प्लस माइनस लिखते हैं, साथ डेल्टा x लिख देंगे। दूसरी वैल्यू है y, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस करके डेल्टा y करेंगे। बेटा जरा देखें, इन दोनों को प्लस करते हैं ना तो आंसर क्या आता है? z कैसे आता है? जब x और y को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। या आप सपोज करें कि आप इनको माइनस कर रहे हैं, जरा देखें z किसके इक्वल हो रहा है? x माइनस वाई, माइनस करके आप लोग कर रहे हैं। तो बेटा इनकी अब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी वो पता है कैसे आएंगी? यानी हमेशा ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? प्लस। वो माइनस आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होती। ये जो माइनस है ना बेटा, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें से तो माइनस होगी, इसमें प्लस भी होगी। ये वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर प्लस या माइनस तो होगी, लेकिन ये वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ कभी माइनस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? प्लस होगी। और इन दोनों के प्लस होने से जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी वो किसकी आएगी? z की आएगी, z की आएगी, क्योंकि x और y को प्लस करने से z आता है या x और y को माइनस करने से z आता है। तो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को प्लस करने से z के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी, यानी डेल्टा z एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन z, इसके इक्वल होगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यहां पर हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, इस केस के लिए भी, इस केस के लिए भी। अब बेटा सपोज करें आप लोग के पास एक वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा देखें, ये दो वैल्यूज हैं, इनके साथ मैंने आगे सेंटीमीटर लगा दिया। आप इसके साथ अलग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 6.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी हमारे पास वैल्यू है 2.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इस वैल्यू के अंदर, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इस वैल्यू के अंदर। अच्छा, अब मुझे बताएं इस वैल्यू में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 क्यों है और इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 सेंटीमीटर क्यों है? दोनों में बराबर क्यों नहीं है? बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है ना
लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू मेजर की गई ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से की गई, उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई ना, उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, इन दो वैल्यूज को अगर हमें प्लस करना हो, हम प्लस करके माइनस करके दोनों देख लेते हैं। बेटा अगर हमने इन दो वैल्यूज को क्या करना है, प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा, जरा देखें 6.5 प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी है, असल में मेजर्ड वैल्यू तो ये है ना, ये तो क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं। 6.5 प्लस 2.3 क्या बन जाएगा, जरा देखें, ये आपके पास आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। अब इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या करेंगे बेटा, इनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो हमेशा प्लस होंगी। कैसे, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1, दूसरे की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.2, क्या आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। बेटा हम आंसर कैसे लिखेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू है कितनी, 8.8 सेंटीमीटर प्लस माइनस, अब ये जो प्लस करने के बाद जो आंसर आया, इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी इक्वल होगी, कितनी हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। बेटा माइनस करके देख लेते हैं, जरा देखें 6.5 सेंटीमीटर माइनस 2.3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बेटा 4.2 सेंटीमीटर। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या करेंगे, वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी माइनस ही होगी ना, शाबाश जल्दी बताएं। नहीं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रूल्स फॉर मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन। बेटा जब दो या दो ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है ना, तो उस वक्त हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी इस्तेमाल नहीं करते। कौन सी अनसर्टेनिटीज, परसेंट अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, आपस में प्लस होती हैं, यानी वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, लेकिन परसेंट अनसर्टेनिटीज उन सारी वैल्यूज की आपस में क्या होती हैं, प्लस होती हैं। बेटा आप सपोज करें आपके पास ये दो वैल्यूज हैं x, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कौन सी है, डेल्टा x। अब ये परसेंट अनसर्टेनिटी नहीं है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। पता है x की परसेंट अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, भाई पढ़ा है आप लोगों ने, कैसे निकालेंगे, डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अच्छा अब जरा देखें, आपके पास दूसरी वैल्यू है y, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कौन सी होगी, डेल्टा y। बताइए डेल्टा y कौन सी अनसर्टेनिटी है, परसेंट है ना, नहीं बेटा ये कौन सी है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसकी y की जो परसेंट अनसर्टेनिटी है वो कैसे आप लोग निकालेंगे, डेल्टा y यानी y की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू कौन सी है y, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। ये परसेंट अनसर्टेनिटी, ये पूरी की पूरी परसेंट अनसर्टेनिटी इन y, ये पूरी की पूरी परसेंट अनसर्टेनिटी इन x आ गया। बेटा अब दो वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी x y मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आएगा z। या दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, x डिवाइडेड बाय y, आंसर क्या आएगा z। तो क्या होगा, अब इनकी जो परसेंट अनसर्टेनिटीज है ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज नहीं, परसेंट अनसर्टेनिटीज, वो आपस में प्लस होंगी, चाहे वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं या वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हूं। ठीक है जी। अब जरा देखें क्या होगा, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ x प्लस परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ y, ये आप किसकी इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है ना z, उसकी परसेंट अनसर्टेनिटी के इक्वल होगा इन दोनों का प्लस परसेंट z के इक्वल होगा। आप इसकी जगह इनके फार्मूले भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये लिखें, इसकी जगह आप ये लिखें, लिख सकते हैं भाई आप लोग। ठीक है जी। बेटा इसके बाद जो रूल्स है वो है रूल्स फॉर पावर। बेटा जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो बाज़ औकात ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज के ऊपर क्या लगी होती है, पावर लगी होती है, तो फिर उनकी अनसर्टेनिटीज का क्या करें। बेटा जिन वैल्यूज के ऊपर पावर लगी होती है ना, उनकी जो परसेंट अनसर्टेनिटीज होती हैं, एब्सोल्यूट नहीं, परसेंट अनसर्टेनिटीज, उनको पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी उनकी पावर नहीं ली जाती, उन परसेंट अनसर्टेनिटीज को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। परसेंट अनसर्टेनिटीज आर मल्टीप्लाइड विद पावर।
अब बच्चों सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है x, उसकी पावर है n, ठीक है जी। ये एक फार्मूले में इस्तेमाल हो रही है ये वाली वैल्यू, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, z आ रहा है। तो बच्चों x के अंदर जो परसेंट अनसर्टेनिटी होगी ना, एब्सोल्यूट नहीं, परसेंट अनसर्टेनिटी, वो इस पावर के साथ यानी n के साथ मल्टीप्लाई होगी। परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n। ये बच्चों पता है किसके इक्वल हो जाएगा, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ z, परसेंट ऑफ z के इक्वल। बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 17 पर एग्जांपल गिवन है 1.3, इफ वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर इज V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। बेटा जरा देखिए ना, वोल्टेज दे दी गई है V प्लस डेल्टा V की शक्ल में लिखा हुआ है V प्लस डेल्टा V, कितनी लिखी हुई है बेटा, 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। उसके बाद है एंड करंट इज I प्लस माइनस डेल्टा I, करंट भी गिवन है I प्लस माइनस डेल्टा I, कितने गिवन है बेटा, गिवन है 2.73 प्लस माइनस 0.051। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। फाइंड द रेजिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी इन इट, आपने एक तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है R, और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है यानी प्लस माइनस डेल्टा R, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डेल्टा R, और यही फाइंड करनी होती है। जब भी कहा जाए ना, सिर्फ बात की जाए कि अनसर्टेनिटी फाइंड करें, तो आप समझिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है। बेटा ओहम लॉ है ना, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। हमने तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, I यानी करंट R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर आएगा यानी V की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, V अपान क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, R किसके इक्वल हो जाएगा, V की वैल्यू देखिए, V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 7.3 प्लस माइनस 0.1। तो बेटा ये जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये V की वैल्यू है, और ये डेल्टा V की वैल्यू है। डेल्टा V क्या मतलब है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। और पता है क्या, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज 0.1 क्यों है बेटा, वजह ये है कि जिस वोल्ट मीटर से ये वोल्टेज फाइंड की गई है ना, मेजर की गई है ना, उसका लीस्ट काउंट इतना था। अब जरा देखिए, यहां पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज पुट करनी है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी पुट नहीं करनी है। क्या लिखेंगे, 7.3 अपान, अब करंट पुट करना है, करंट कितना है 2.73, ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी, ये तो अनसर्टेनिटी की है ना, हमने सिर्फ करंट की वैल्यू पुट करनी है। बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं, आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी आई थिंक 2.7, फिर भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 7.3 डिवाइड बाय 2.73, 2.6739, 2.67 आ रहा है ना, 2.67 इस तरीके से। बेटा अगर आप लोग ये लिखना चाहें यही लिख लें, अगर आप पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लिखना चाहें यानी इसको खत्म करना चाहें, तो देखते हैं कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी, ये वैल्यू 5 से बड़ी है। अब जो फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर है ना, इधर आगे भी और नंबर होंगे, लेकिन फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर ये होगा। ड्रॉप करना है क्या मतलब, इसको खत्म करना चाह रहे हैं, नहीं लिखना चाह रहे, तो ये फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर है। बेटा अगर फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 5 से बड़ा हो तो आगे एक इंक्रीज कर देते हैं फर्स्ट ड्रॉपिंग, और उसके बाद वाले सारे नंबर क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 5 से कम हो तो फिर फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर और उसके बाद वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, और इसमें कुछ चेंज नहीं करते। तो अब जरा देखें, ये 5 से बड़ा है तो इसके अंदर एक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 2.7। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम के लिए ना ये वाली साइन इस्तेमाल होती है, ये वाली साइन। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2.7। अब रेजिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी। बच्चों जरा देखें ना, यहाँ पर दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड वाला रूल लगेगा। डिवाइड वाला रूल क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी जो परसेंट अनसर्टेनिटीज होती हैं वो आपस में प्लस होती हैं। तो परसेंट अनसर्टेनिटीज पहले V की फाइंड करनी है, फिर I की फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज। बेटा किसके इक्वल होगा, जरा देखें, डेल्टा V, डेल्टा V की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 0.1 अपान मेजर्ड वैल्यू 7.3 मल्टीप्लाई
100। बेटा जरा देखें, मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, इसलिए कि इससे पहले जब हम अनसर्टेनिटीज पढ़ रहे थे, वहां पर जब परसेंट अनसर्टेनिटीज पढ़ी थी, तो वहां पर हमने फार्मूला लिखा था। क्या फार्मूला होता है? ऊपर होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, नीचे होती है मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या मतलब? डेल्टा वी, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू हमने लिख दी। नीचे मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर क्या है? वी है, तो उसकी वैल्यू 7.3 है मल्टीप्लाई 100। अब इसको जरा सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ वी। बेटा जरा देखें, ये आ रही है 1.36, इतनी आ रही है 1.36986, 1.36986। हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, आप भले पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख लें। अगर हम इनको ड्रॉप करना चाहें तो फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर जरा देखें, 5 से बड़ा है तो इधर एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 1.4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1.4, और परसेंट अनसर्टेनिटी के साथ हम परसेंटेज लिखते हैं। बेटा परसेंट अनसर्टेनिटी हो या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी हो ना, इनकी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर ये देखें ना 0.1, 0.1 क्या है? वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट है। 7.3 इसकी यूनिट भी वोल्ट है। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और बाहर वोल्ट लिखोगे ना, क्या मतलब? ये वोल्ट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ऊपर और नीचे सेम यूनिट है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। 100 से मल्टीप्लाई किया, इस वजह से क्या लिख दिया? परसेंट। लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है उसकी वैल्यू होती है, उसकी यूनिट होती है। उसकी कौन सी यूनिट होती है? जो मेजर्ड वैल्यू की यूनिट होती है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की भी यूनिट होती है। लेकिन जो फ्रैक्शन यानी रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। बेटा इसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो आई है, करंट है, उसकी परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। परसेंट ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा डेल्टा आई। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है? 0.051 अपान, नीचे आ जाएगा आई मेजर्ड वैल्यू 2.73 मल्टीप्लाई 100। बेटा आ रहा है 1.868, 1.868। हम चाहते हैं कि ये खत्म कर दें। ये देखें 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो आगे एक बढ़ा देंगे 1.9, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.9%। अब बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर कैसे आएगा? आर इन दोनों को डिवाइड करने से आ रहा है ना, तो इन दोनों की जो परसेंट अनसर्टेनिटीज हैं उनको प्लस करने से, जब वैल्यूज डिवाइड होती हैं परसेंट अनसर्टेनिटीज प्लस होती हैं, चाहे वैल्यू डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही है, परसेंट अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं? प्लस। तो यहां पर क्या लिखेंगे? परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगा? परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ वी जो कितनी है? 1.4 प्लस परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ आई जो कितनी है? 1.9। इनको बेटा जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.3%। ये आ गई परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ आर। बेटा यहां पर जो आंसर में हम लोगों ने लिखनी है ना, ये वाली अनसर्टेनिटी लिखनी है, और ये परसेंट अनसर्टेनिटी नहीं है, ये कौन सी है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा आर कैसे आ जाएगा? बेटा आप जरा देखें ना, फार्मूला सिंपल सा है, एक ही फार्मूला याद कर लिया करें, उसी से फिर आगे बहुत सारे फार्मूले बनते जा रहे होते हैं। हर एक फार्मूला अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं होती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हमने पढ़ा था कि परसेंट अनसर्टेनिटी का फार्मूला आपको अगर याद हो ना, तो हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब पहले हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती थी, उससे हम परसेंट अनसर्टेनिटी निकालते थे। अब जरा देखिए परसेंट अनसर्टेनिटी है, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ आर है, हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे? जरा देखें बेटा, करना ये है कि ये 100 इधर मल्टीप्लाई रहा है, इधर आकर डिवाइड, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी परसेंट अनसर्टेनिटी जो है ना बेटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी? मेजर्ड वैल्यू, और 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो जरा देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा आर करना है तो क्या करेंगे? परसेंट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई मेजर्ड वैल्यू। परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी है? 3.3। मेजर्ड वैल्यू, आर की मेजर्ड वैल्यू लिखनी है, आर की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 2.7। डिवाइड कर देंगे किस चीज से? 100 से। बेटा ये आ रहा है 0.0891, 0.0891। अब आप अगर ये लिखना चाहते हैं यही लिख लें, नहीं तो ये नंबर ड्रॉप कर दें। ये 95 से बड़ा है, इसमें एक बढ़ा दें 0.09, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.09।
बताएं इसकी कोई यूनिट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जो आर की यूनिट है ना वही इसकी यूनिट भी हो जाएगी ओम। अब बेटा जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा ना, यानी आर प्लस माइनस डेल्टा आर किसकी इक्वल हो जाएगा? आर की वैल्यू है 2.7, आगे प्लस माइनस लिखा ना, डेल्टा आर कितना है 0.09। और बच्चों आप जरा देखें यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ये आपका आंसर आ गया। बेटा आगे एग्जांपल 1.4 है पेज नंबर 18 पर। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज मेजर्ड एज 2.25 सेंटीमीटर विद अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये बेटा रेडियस दिया गया है और साथ उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस लिख कर दी गई है ना, तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी डेल्टा आर। रेडियस को आर कहेंगे तो उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस डेल्टा आर। ये आपको गिवन है आर प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वल कौन सा है? 2.25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। आप दोनों के साथ अलग अलग, जैसे यहां पर मैंने लिखा है ऐसे सेंटीमीटर लिखते हैं, या आप दोनों वैल्यू लिखें उनके गिर्द ब्रैकेट लगाएं और बाद में सेंटीमीटर लिखते हैं एक ही दफा। फाइंड द सरफेस एरिया विद अनसर्टेनिटी इन इट। इसका एरिया फाइंड करना है। ये सर्कल है ना, सर्कल का एरिया फाइंड करना है और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है यानी प्लस माइनस डेल्टा ए भी क्या करना है? फाइंड करना है। बेटा देखें एरिया फाइंड करने के ना मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। अगर आपने कोई रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, अगर स्क्वायर का करना है तो लेंथ का स्क्वायर ले लें या लेंथ मल्टीप्लाई लें, क्योंकि दोनों साइडें बराबर होती हैं उसकी। अच्छा अब बच्चों अगर आप लोगों ने कोई सर्कुलर शेप है और उसका आपने एरिया लेना है तो फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया किसकी इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के। एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या 3.142 लिखें या 22/7 लिख दें, बात एक ही है। मल्टीप्लाई आर, आर कितना है? आर की वैल्यू लिखनी है, डेल्टा आर नहीं, आर की ये वैल्यू है, ये डेल्टा आर की है। कितनी है? 2.25 और इसका क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है ना, ये फार्मूले में स्क्वायर आ रहा है। एरिया बेटा पहले इसका स्क्वायर लेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा इसका आंसर आ रहा है 15.89625। हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद एक या दो नंबर रह जाएं। हम चाहते हैं चले पॉइंट के बाद दो नंबर, तो इनको ड्रॉप कर देते हैं। ये फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 6 है ना, बाकी तो बाद वाले हैं। फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 6 है, ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो ये 9 के बाद 10 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और इसमें एक इजाफा हो जाएगा 9। यानी ये आखिर वाला 0 पॉइंट के बाद जो सबसे आखिर वाले 0 होते हैं उनके बाद अगर कोई और नंबर ना हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये आपके पास बन जाएगा 15.9। एरिया आपके पास आ जाएगा 15.9। यूनिट क्या आएगी? देखें ना, पाई की तो यूनिट है नहीं ना, इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास एरिया आ गया है। अब हमने सिर्फ एरिया नहीं फाइंड करना, हम लोगों ने इसके अंदर अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। कौन सी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बेटा जब हम लोग पावर लेते हैं ना तो पावर में होता क्या है? पावर में होता यह है कि जो अनसर्टेनिटी होती है ना, परसेंट अनसर्टेनिटी, उसको पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम रेडियस की पावर ले रहे हैं 2, तो रेडियस की जो परसेंट अनसर्टेनिटी होगी उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा देखें बच्चों, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस। परसेंट अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? डेल्टा आर अपान आर, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपान मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.01 अपान मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 2.25 मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 100 से। अब आपके पास आ जाएगी परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस। बेटा ये आ रहा है 0.4444, तो हम सिर्फ 0.4 लिख देते हैं, बाकी ड्रॉप कर देते हैं। इसमें 0.444 इस तरह चल रहा था ना, तो हम इनको ड्रॉप कर रहे थे, तो ये 4 है, 5 से छोटा है, तो इनको ड्रॉप कर देंगे, आगे कुछ बढ़ाएंगे नहीं। अगर 5 से बड़ा होता तो इसमें बढ़ा देते। अब इसकी यूनिट कोई नहीं होगी, सिर्फ इसके साथ क्या लिखेंगे? परसेंट लिखेंगे। बेटा अब परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ कौन सी चीज? एरिया। ये तो आर की आ गई ना परसेंट अनसर्टेनिटी, अब एरिया की परसेंट अनसर्टेनिटी। परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया किसकी इक्वल हो जाएगी? बेटा
एरिया हमने इससे फाइंड किया ना, तो यहाँ पर एक पावर आ रही है, तो इसकी जो परसेंट अनसर्टेनिटी है उस परसेंट अनसर्टेनिटी को इस पावर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई पावर कितनी है 2, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 0.8%। ये परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया आ गई। अब बच्चों हमने यहाँ पर परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया नहीं पुट करना, यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा ए पुट करना है। तो बेटा डेल्टा ए का फार्मूला अभी मैंने आपको बनवाया था, क्या होता है कि ये जो परसेंट अनसर्टेनिटी होती है इसको आप लोग मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.8 मल्टीप्लाई मेजर्ड वैल्यू, एरिया की मेजर्ड वैल्यू कितनी है 15.9 अपान क्या कर देते हैं 100। तो बताएं डेल्टा ए किसके इक्वल हो जाएगा? शाबाश, खुद कैलकुलेशन करो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं फोन से कर रहा हूं, लेकिन बेटा आप लोग अपने पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर रखें और उससे कैलकुलेशन किया करें। बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी का बल्कि खुश फहमी का शिकार होते हैं जी कैलकुलेटर तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं बेटा, जब वो बोर्ड के एग्जाम में करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हैं, सिर्फ कैलकुलेटर इस्तेमाल न करने की वजह से जब आप लोग क्लास ले रहे होते हैं उस वक्त। बेटा इसका आंसर आ रहा था 0.1272। हम चाहते हैं कि ये नंबर खत्म हो जाए, तो ये नंबर जरा देखें 5 से बड़ा है तो इधर एक बढ़ा देंगे 0.13 और इसकी यूनिट होगी जो एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, वही डेल्टा ए की भी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमारा जो आंसर आना चाहिए ना फाइनल आंसर, वो क्या होगा a प्लस माइनस डेल्टा ए। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बल्कि यहां पर लिख देता हूं a प्लस माइनस डेल्टा ए। एरिया कितना है? एरिया है 15.9 प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना है 0.13 और यूनिट कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बेटा पेज नंबर 18 पर असाइनमेंट 1.3 है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड टू बी 10.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। रेडियस और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो गिवन है, रेडियस प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वल कितना है जनाब 10.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। कैलकुलेट, दो चीजें फाइंड करनी है, इन्होंने ए और बी करके दिया। द एरिया, एरिया आपने फाइंड करना है, ए के अंदर एरिया फाइंड करना है और बी के अंदर द सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की सिंबल हम लोग कैपिटल सी लिख देते हैं। आल्सो गिव द अनसर्टेनिटी इन ईच वैल्यू। इन दोनों वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी है ना, यानी प्लस माइनस डेल्टा ए और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी प्लस माइनस डेल्टा सी, ये फाइंड करनी है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है। बच्चों पहले ए कर लेते हैं। जरा देखिए एरिया सर्कल का फाइंड करना बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल होगा पाई की वैल्यू 3.14 और फिर आर 10.5। ये आर की वैल्यू ये पुट करनी है, डेल्टा आर की नहीं। डेल्टा आर की वैल्यू ना जब हम डेल्टा ए फाइंड करेंगे वहां पर इस्तेमाल, इसका स्क्वायर आ जाएगा। एरिया आपके पास कैसे आएगा, पहले इसका स्क्वायर लेना है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना। अगर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर स्क्वायर लेते हैं। जब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेंगे ना तो फिर इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। बेटा ये आ रहा है 346.185। बेटा हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर हो, जो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर हो। हमने इस नंबर को खत्म करना है। ये फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर है, इसको खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर रह जाएंगे। बेटा अब जरा देखें ना, अगर इस नंबर को खत्म करना है तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो तो आगे बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा हो तो कुछ भी नहीं करते, बस सिर्फ ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अब ये तो 5 आ गया ना, 5 से बड़ा ना 5 से छोटा। अगर बेटा फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 5 आ जाए ना तो फिर उससे पहले वाला ये जो नंबर होता है ना, ये देख, ये अगर ओड हो तो इसके अंदर एक ऐड कर देते हैं, 1 ऐड करते हैं। अगर ये इवन हो तो इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करते। अब 5 आ गया तो इस नंबर को देखना है, ये इवन है, ओड इवन तो समझे ना। ओ भाई जिन पर 2 का टेबल चला जाता है 0 2 4 6 8 ये क्या है इवन है, और 1 3 5 7 9 ये क्या है ओड है। तो जरा देखें बेटा ये इवन है, इवन के अंदर कोई ऐड नहीं करेंगे। ओड इवन सिर्फ उस वक्त देखना है जब यहाँ पर 5 आ जाए। अगर 5 से बड़ा हो फिर ओड इवन देखने की जरूरत नहीं है, 5 से छोटा फिर भी ओड इवन देखने की जरूरत नहीं है। अब यही लिख देंगे 346.18 और यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर जरा देखिए मीटर है तो इसकी यूनिट नहीं ना 10.5 की यूनिट मीटर थी, ये मीटर इसके साथ भी इसके साथ, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये एरिया। अब डेल्टा ए फाइंड करना है। बेटा जरा देखिए ना एरिया के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे आएगी, यहाँ पर पावर इस्तेमाल हो रही है तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है ना उसको पहले हम लोग परसेंट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि परसेंट अनसर्टेनिटी पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ आर,
कैसे आएगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा आर जो क्या है 0.2 डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू यानी आर कितनी है 10.5 मल्टीप्लाई 100। बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा? बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1.9%। ये परसेंट अनसर्टेनिटी किसकी आ गई? आर। अब बच्चों परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया, एरिया की परसेंट अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? बेटा ये जो रेडियस की परसेंट अनसर्टेनिटी है डेल्टा आर, इस परसेंट अनसर्टेनिटी को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 1.9 पावर कितनी है 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3.8, ये परसेंट आ जाएगा। बेटा यहाँ पर हम लोगों ने परसेंट अनसर्टेनिटी नहीं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा ए फाइंड करना है। डेल्टा ए कैसे आएगा? ये जो परसेंट अनसर्टेनिटी है 3.8, इसको एरिया की जो मेजर्ड वैल्यू कितनी है 346.18, इसे मल्टीप्लाई करके 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आपके पास डेल्टा ए आ जाएगा 13.15। यूनिट क्या आएगी? डेल्टा ए है ना, एरिया की यहाँ पर यूनिट मीटर स्क्वायर है तो डेल्टा ए की भी मीटर स्क्वायर आएगी। बच्चों जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ना, यानी ए प्लस माइनस डेल्टा ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है 346.18 प्लस माइनस बेटा डेल्टा ए कितना है 13.15, यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट यही मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बेटा इसके बाद सरकमफेरेंस यानी बी सोल्व करना है। बेटा सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। आप जरा देखें C किसके इक्वल हो जाएगा? 2 और पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू कितनी है बेटा? R की वैल्यू है 10.5। बेटा ये आ जाएगा 65.94 और यूनिट क्या होगी? देखें 2 की तो कोई यूनिट नहीं है, पाई की भी यूनिट नहीं है, लेकिन R की यूनिट है। R की यूनिट क्या यहाँ पर लिखी हुई है? मीटर, तो ये सरकमफेरेंस आ जाएगा। बेटा इसके बाद हम लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा C फाइंड करना है, लेकिन हमें C के साथ साथ डेल्टा C भी फाइंड करना था। बेटा C के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी वो कहां से आएगी? जरा देखें R के अंदर अनसर्टेनिटी है और R इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो अनसर्टेनिटी कौन सी? परसेंट अनसर्टेनिटीज प्लस होती हैं। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ इसकी अनसर्टेनिटी है तो इसी की परसेंट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल हो जाएगी? C की परसेंट अनसर्टेनिटी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इनमें से और किसी और वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है ही नहीं। अगर किसी और वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी होती तो उसकी परसेंट अनसर्टेनिटी और इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी दोनों क्या हो जाती? प्लस हो जाती। तो अब बच्चों हम लोग पहले फाइंड करते हैं परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ C। किसके इक्वल हो जाएगा? परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ R। और बेटा ये परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ R हम पहले फाइंड कर चुके हैं। परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ R कितनी है? 1.9%। 1.9%। और यही परसेंट अनसर्टेनिटी किस चीज की है? C की भी है। अब बेटा हम लोग परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ C से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ C डेल्टा C फाइंड करते हैं। डेल्टा C कैसे आएगा? इससे पहले हम इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं। परसेंट अनसर्टेनिटी यानी 1.9 मल्टीप्लाई जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ C है कितनी है? 65.94 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1.25। ये डेल्टा C एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी C आ जाएगा और इसकी यूनिट होगी जो C की यूनिट है ना मीटर, वही इसकी यूनिट भी होगी। बेटा अब जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे यानी C प्लस माइनस डेल्टा C वो किसकी इक्वल हो जाएगा? C की वैल्यू 65.94 मीटर प्लस माइनस, देखें ना C के बाद प्लस माइनस है, डेल्टा C कितना है? 1.25 मीटर और ये हमारा आंसर आ गया। बेटा इसके बाद है अनसर्टेनिटी इन एवरेज ऑफ मेनी वैल्यूज। बेटा कैलकुलेशन में बाज़ औक़ात हम लोग बहुत सारी वैल्यूज की एवरेज ले रहे होते हैं। अच्छा बेटा एक और बात भी आप लोग के ज़हन में होनी चाहिए। पहला जो रूल पढ़ा था वो था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरा था फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और तीसरा था फॉर पावर और चौथा कौन सा है? फॉर एवरेज। बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ आप उन वैल्यूज की कर सकते हैं या एवरेज सिर्फ उन वैल्यूज की ले सकते हैं जिनके डायमेंशंस यानी जिनकी यूनिट सेम हो।
लेकिन बेटा अगर कोई ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनकी यूनिट डिफरेंट हैं, तो उनको ना तो आप ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना उनकी एवरेज ले सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों, जब बहुत सारी वैल्यूज हों कैलकुलेशन के अंदर और उनका आप लोगों ने एवरेज लेना हो, मीन लेना हो, तो उनमें अनसर्टेनिटी फिर कैसे आप लोग मालूम करते हैं कि फाइनल जो एवरेज आया उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी? बेटा उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सब का एवरेज यानी मीन ले लेते, फिर उसके बाद हर वैल्यूज का इंडिविजुअल अलग अलग उस एवरेज से डेविएशन फाइंड कर, फिर जो मीन डेविएशन होती है ना, दैट इज अनसर्टेनिटी इन एवरेज ऑफ मेनी वैल्यूज है। मैं पहले यहां पर ये चीजें लिख देता हूं, फिर उनको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बेटा जरा देखें, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि आप लोगों को 3 लेंथ गिवन है। कौन कौन सी? एक है लेंथ 1, कितनी है? 10.25 सेंटीमीटर। दूसरी है लेंथ 2, कितनी है? 10.24 सेंटीमीटर। तीसरी है लेंथ 3, 10.26 सेंटीमीटर। ये 3 लेंथ हैं। अब पहले तो ये बताएं, क्या हम इनका एवरेज ले सकते हैं? जी बिल्कुल एवरेज ले सकते हैं। तीनों की यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्या मतलब? तीनों के डायमेंशन सेम है। अच्छा, क्या इनको आप लोग प्लस कर सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सारे काम कर सकते हैं इनके साथ। अच्छा, अब बच्चों हमने क्या काम करना है? इनका एवरेज लेना है। जरा देखिए, पहले स्टेप क्या है? फाइंड एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। एवरेज कैसे लेते हैं? पता है एवरेज कैसे लेते हैं? जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको सम कर देते हैं, उनको प्लस कर देते हैं, और जो आंसर आता है उसको नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2 और 3, नंबर ऑफ वैल्यू 3 है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जरा देखें, मीन को हम लोग जरा देखें, या एवरेज एल, इसको एल बार से भी जाहिर करते हैं। अगर रेडियस होगा तो आर बार, अगर बेटा मैस होगा तो मैस के ऊपर बार लगा देंगे। किसके इक्वल हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 3 L3 अपॉन 3, या आप इनकी वैल्यू पुट कर दें 10.25 प्लस 10.24 प्लस 10.26 अपॉन 3। बेटा जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 30.75 अपॉन 3, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.25। ये आपके पास एवरेज लेंथ आ गई इन तीनों की। ये एवरेज लेंथ आ गई, यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर। ये हो गया एवरेज लेंथ। अब अगले स्टेप में क्या करना है? जरा देखें, ये तो हो गया ना फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है, उस स्टेप में क्या करना है? फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। हर वैल्यू का एवरेज से डेविएशन, यानी एवरेज से वो कितना दूर जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। क्या मतलब? डेविएशन का मतलब डिफरेंस है। तो जरा देखें यहाँ पर डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू। तो जरा देखें, जो डेविएशन का क्या मतलब होगा? L बार माइनस L1, फिर L बार माइनस L2, फिर L बार माइनस L3। इनको हम लोग डेल्टा L से जाहिर करेंगे। डेल्टा L1 किसके इक्वल हो जाएगा? L बार माइनस L1 किसके इक्वल हो जाएगा? जरा देखें, L बार कितना है? 10.25 माइनस L1 कितना है? 10.25। क्या आंसर आ जाएगा? 0। यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर। उसके बाद जरा देखें, डेल्टा L2 क्या हो जाएगा? L बार माइनस L कौन सा? 2। देखें, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू। हर वैल्यू, इसका भी इसका भी इसका भी डेविएशन फाइंड करना है फ्रॉम द एवरेज। एवरेज से इनका फर्क। तो यहाँ क्या आएगा? एवरेज, और इधर कौन सी आएगी? हर एक वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। मीन कितना है? 10.25 माइनस L2 कितना है? 10.24। कितना आ जाएगा? 0.01, सॉरी सेंटीमीटर है, यूनिट सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर। फिर जरा देखें, डेल्टा L3 कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा L बार माइनस L3 10.25। L बार तो 10.25 है ना, माइनस L3 कितना है? 10.26। कितना आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। बेटा डेविएशन को जो ना मोस्टली हम लोग प्लस माइनस में नहीं लिखते, ये
बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो माइनस में आ रहा है, तो ये हमेशा प्लस में ही ली जाती है डेविएशन। अच्छा, अब बच्चों हम लोगों ने इन डेविएशन का मीन ले लेना है। डेविएशन का मीन कैसे आएगा? मीन या एवरेज लेने का एक ही तरीका है, मीन और एवरेज एक ही चीज होती है। एक ही तरीका है, कौन सा? सारी वैल्यूज को प्लस करें, नंबर से डिवाइड कर दें। जरा देखें, 3 डेविएशन है, L1, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। जरा देखें आप लोग के पास क्या बन जाएगा। अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या आ जाएगा? जरा देखें, डेल्टा L उसे कहेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 अपॉन 3। डेल्टा L1 की वैल्यू जरा बताएं कितनी है? 0, फिर 0.01, 0, फिर 0.01, फिर 0.01 अपॉन 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0.02 अपॉन 3, 0.067666 चलता जाएगा ना, तो हम आखिर में उसको राउंड ऑफ कर देंगे ना, यानी इस तरीके से ये वैल्यू आएगी ना, 6666 इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि बस पॉइंट के बाद ये नंबर रहे, ये खत्म हो जाए। तो जब नंबर को खत्म करते हैं तो फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 से बड़ा तो इसमें बढ़ा देते हैं, तो इसमें बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7, और इन्हें ड्रॉप कर देंगे। इन्हें मैं कर रहा हूँ ड्रॉप, खत्म कर दिया मैंने, देखें खत्म कर दिया, और इसमें एक बढ़ाकर क्या कर देता हूँ? 7, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा L। तो बेटा आप जरा देखें, इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? L बार यानी मीन प्लस माइनस डेल्टा L। मीन कितना आ रहा है बेटा? 10.25 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 0.067, और यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बुक में शायद कोई और एग्जांपल के बने, उसको भी आप लोगों ने सोल्व करना है। अगर ये समझ में आ गई है तो बुक वाली खुद ब खुद कर लेंगे। बेटा नंबर 5 है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनमें हम लोग वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है, आगे पीछे मूव कर रहा होता है, या जो क्या होता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जो उसके टाइम पीरियड के लिए वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा पता है टाइम पीरियड कैसे फाइंड किया जाता है? अगर आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम है ना, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना हो, तो यहाँ पर जरा देखें, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट अगर दिमाग में है तो कुछ इस तरीके से ये पेंडुलम होता है। बेटा पेंडुलम को यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर ना इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ से फिर इसको छोड़ते हैं। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा। जब यहाँ पर वापस आएगा तो ये बनेगा एक वाइब्रेशन या एक साइकिल हम इसे कहते हैं। तो बेटा एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। लेकिन हम एक वाइब्रेशन का टाइम सही तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करते हैं, 10 वाइब्रेशन या मोस्टली 20 वाइब्रेशन का टाइम फाइंड कर लेते हैं। जरा देखें, आप लोगों ने यहाँ से जैसे इसको छोड़ा यहाँ से, तो आप लोगों ने स्टॉप वॉच ऑन की, स्टॉप वॉच ने टाइम दिखाना शुरू कर दिया, टाइम स्टॉप वॉच पर मूव कर रहा है, पेंडुलम यहाँ गया, फिर यहाँ आया, एक वाइब्रेशन, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरीके से करते करते 20 वाइब्रेशन सपोज करिए कि आप लोगों ने कर ली हैं। बेटा 20 वाइब्रेशन है, 20 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम स्टॉप वॉच दिखा रही है वो सपोज करें कितना है? 45 सेकंड। तो ये टाइम है फॉर 20 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन का टाइम नहीं है। अगर एक वाइब्रेशन का टाइम होता तो हम उसे टाइम पीरियड कहते। ये 20 वाइब्रेशन का है तो इसे स्मॉल टी कहेंगे। सपोज करें कितना है? 45 सेकंड है। अब बच्चों टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? भाई ये जो टाइम आता है ना, इसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। टाइम पीरियड यानी टी, कैपिटल टी का जो फार्मूला होता है वो टी अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन के इक्वल होता है। या अगर कोई चीज दायरे में घूम रही है तो नंबर ऑफ साइकिल्स के इक्वल होता है। तो बता सकते हैं इसका कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड कितना है? 45 टी है अपॉन 20। बेटा जब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25 सेकंड। ये टाइम पीरियड आ गया है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला तो आ गया ना। अब इस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहां पर हम लोगों ने लिखनी है। आपको पता है ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहां पर टाइम पीरियड यानी टाइम है तो लीस्ट काउंट किस चीज का? स्टॉप वॉच का। तो आप सपोज करें कि लीस्ट काउंट जो है वो लीस्ट काउंट जितना भी होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? LC कहते हैं, ठीक है, लीस्ट काउंट। अब जितना भी है सपोज करें कि वो हमारे पास आ रहा है 0.1 सेकेंड, जितना भी आ रहा है लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का जो भी होगा। इस बेटा लीस्ट काउंट को हम लोग नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर डिवाइड कर देंगे ना। जरा देखें, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है लेकिन इस टाइम के अंदर है। ये जो टाइम है, टाइम पीरियड के लिए अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो इस लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। जरा देखें, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड डेल्टा टी
बेटा किसके इक्वल होता है, लीस्ट काउंट अपॉन कौन सी चीज़, नंबर ऑफ वाइब्रेशन के इक्वल होता है। बस इतना सा याद रख लेना कि टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। बस इतनी सी ये सारी बात समझानी। अगर ऊपर लिखना भी पड़ जाए कोई वर्डिंग में तो क्या लिखेंगे कि टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि अनसर्टेनिटी इन लीस्ट काउंट इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब कैसे आ जाएगा, 0.1 है लीस्ट काउंट, 0.1 नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, 20 है, तो क्या आंसर आ जाएगा जरा बताएं। बेटा ये आप लोगों के पास आ जाएगा 0.005 सेकेंड। तो आप जरा देखें आप लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, यानी टी प्लस माइनस डेल्टा टी किसकी इक्वल हो जाएगा, टी आपके पास कितना है 2.25 प्लस माइनस डेल्टा टी कितना है 0.005 और यहाँ पर यूनिट जो है वो कौन सी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। बेटा इसके साथ ही ये चैप्टर बाय बाय और आप लोग अल्लाह हाफिज।